तो मैं बता दूंगी भाई इंग्लिश वीके नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तुम कोई भी बैच ले लो, कहीं भी चले जाओ तुम्हारा नहीं हो पाएगा। रीजन, व्हाट आर दी डिफेंसेस एंड व्हाट आर दी रेमेडीज। अब आप जाके पैसा मत क्लेम करो जाके कोर्ट में, क्यों? क्योंकि कोर्ट कहेगा समय बर्बाद कर रहे हैं। अब आपको नहीं पता था क्या बॉक्सिंग मैच में क्या होगा, क्या है अगर आपको मान के चलिए कोई अटैक कर रहा है, या आपको एप्रीहेंशन है कोई हमें अटैक कर देगा, मेरी प्रॉपर्टी को अटैक कर देगा, मेरे लव्ड वंस को अटैक कर देगा, आप सेल्फ डिफेंस में क्या करोगे भाई? आपको टीप मारी तो आप टीप मार दोगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द नेक्सस मास्टरी बैच। आई एम योर लॉ मेंटर इसरा खान एंड आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेयरइन वी आर कवरिंग पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कवर कर लिया है, याद है कि नहीं? किया है कि नहीं? रिवीजन किया है, प्रैक्टिस किया है, या भूल गए सब? फैमिली लॉ हमने कवर किया और आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं क्या? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में 2 इंपॉर्टेंट पैसेजेस, बल्कि 3 इंपॉर्टेंट पैसेजेस हम लोग देखने वाले हैं। सो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इस टाइम पे कितना टाइम बच रहा है भाई? कितना टाइम बच रहा है? ये वीडियो आपके पास जाएगा अगस्त, अगस्त एंड में। सो यू हैव सितंबर, you have October and you have November. That's it. These 3 months. These 3 months are equal to how many? 30, 30, 30. Right? Around approximately 90 days. आप लोगों की 90 डेज की स्ट्रैटेजी अगर मैं पूछूं, आप लोगों की अगर 90 डेज की स्ट्रैटेजी मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या, आपके पास क्या जवाब होगा? कि आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सेक्शनल स्पेसिफिक कोई स्ट्रैटेजी है? सेक्शन कैसे टारगेट कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो सेक्शनल्स के लिए? मतलब अगर तुम्हारा लॉजिकल वीक है तो उसके लिए क्या कर रहे हो? लीगल तुम्हारा वीक है तो उसके लिए क्या कर रहे हो? कुछ अलग से मेहनत कर रहे हो क्या? वही सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हो? किसी बैच में हो, किसी पेड बैच में हो, या नेक्सस से ही तैयारी करी? आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और आप लोगों के सजेशंस पे मैं आपके लिए 90 डेज की स्ट्रैटेजी का एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आना चाहती हूं, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि लीगल रीजनिंग के लिए, लीगल रीजनिंग जो है आपका, इसमें आपको किस तरीके से ये सब करना है, किस तरीके से आप मार्क्स लेके आ सकते हो लीगल रीजनिंग के अंदर। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे कि आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं, इसके साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, करंट लीगल अपडेट्स का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और जो आपका स्टैटिक पोर्शन है उसका क्या रोल है। सो कुछ इस तरीके से डिवाइड करके मैं आपके साथ 90 डेज की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी। आप अपना ओपिनियन, अपने सजेशंस, आपकी अभी तैयारी कहाँ पे लैक कर रही है या कहाँ पे स्टैंड कर रही है, उसको शेयर करना आपको भूलना नहीं है। दूसरी चीज, क्योंकि ये करंट लीगल अपडेट्स की मैंने बात करी, आप लोगों को लीगल रीजनिंग के अंदर मैं एक और चीज बता दूं। जो लीगल रीजनिंग है, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्लास होने वाला है नेक्सस बैच, मास्टरी बैच में, बताइएगा कि आपकी इस जर्नी में कैसा रहा, कैसे लगे आपको। सभी फैकल्टीज के लेक्चर जरूर शेयर करिएगा, अपना जो ओपिनियन है कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए जरूर बताइएगा। लीगल रीजनिंग के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड ही होते हैं। एक वो होता है जिसको आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व कर पाओगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। और दूसरा होता है कि पैसेज ही हमारा गुरु है, पैसेज के अलावा ना कुछ दिखता है, ना कुछ सुनते हैं, ना कुछ चल पाते हैं, ना कुछ देख पाते हैं, ना कुछ खा पाते हैं, ना कुछ पी पाते हैं। पैसेज ही मेरा सब कुछ है। हालांकि पैसेज तुम्हारा सब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी होगा, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में होता है क्या, थोड़ा घुमा देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे उसी को पैसेज में डालेंगे नहीं। तो वो तुम्हें खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा जब तुम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखे जाओगे। इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लो अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। 3 मंथ्स ये आपके टॉपर्स, जो आपके सीनियर्स हैं, टॉपर्स ने बताया है कि जो 3 मंथ्स हैं ये मोर देन इनफ है। मेरा काम क्या है?
मेरा काम है आपको सही राह दिखाना, आपको गाइड करना, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ गाइड करना। और ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स अगर मतलब मुझसे बताएंगे कि मैम मेरा इंग्लिश वीक है, तो मैं बता दूंगी भाई इंग्लिश वीक है, नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तुम कोई भी बैच ले लो, कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। रीजन, इंग्लिश ही नहीं आती। देखो पैसेज पढ़ना भी अंग्रेजी में है, कोई हिंदी में ट्रांसलेटेड तो वर्जन आएगा नहीं क्वेश्चन पेपर में, पढ़ना भी अंग्रेजी में है, और तुम्हारा कॉम्प्रिहेंड भी करना है। कॉम्प्रिहेंड मतलब रीड कर रहे हो, तुम्हें उसको साथ में साथ समझते भी चलना है, क्योंकि समझोगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स विच आर बीन फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स। हमारा काम है तुम्हें दिशा दिखाना। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी दिशाहीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दिशाहीन हो जाते हैं। लॉ ऑफ टॉट्स का मैं तुम्हें बहुत छोटा सा 5 मिनट से भी कम में एक रिविजन करा दूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन का आंसर गलत किया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है उसका, पिटाई। मैं धर धर के पिटाई करती हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ाया हुआ है। अब तुम फ्री बैच पढ़े उसका मतलब थोड़ा तुम्हें छोड़ देंगे। भाई पढ़ाया उसके बाद भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो पिटाई है। टॉट क्या है बेटा? टॉट क्या है? टॉट एक सिविल लॉ है। इट इज अ टाइप ऑफ अ सिविल लॉ। ये अनकोडिफाइड है, ये अनकोडिफाइड है। इसके अंदर डैमेजेस के प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर पार्टीज, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर कोर्ट जस्टिस करता है। कोई स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया कॉन्सेप्ट। ये क्राइम से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पनिशमेंट नहीं होती है, इसमें पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट नहीं होता है, बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल को इंजरी कॉज होती है। सिविल लॉ में क्या होता है? सिविल लॉ में वॉयलेशन होता है। किस चीज का वॉयलेशन होता है? लीगल राइट का वॉयलेशन होता है। ये बेसिक चीजें हैं। अब बता दो तुम में से कितने बच्चों को ये चीजें पता थी, कितने बच्चों को नहीं पता थी? जल्दी से बताइए, कितने बच्चों को पता था, कितने बच्चों को नहीं पता था? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता था। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं किया, पीछे जाके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करा। क्वेश्चन मत सॉल्व करने आना, कोई फायदा नहीं है। चलो सबसे पहला पैसेज, चलिए आ जाइए। बहुत सारे डिफेंसेस आपको करा चुकी हूँ, बहुत सारे डिफेंसेस आपको नेक्सस 3.0 बैच में करा चुकी हूँ। इन टॉट लॉ various defenses exist that the defendant can raise to counter the plaintiff's claim of liability. What are the defenses and what are the remedies? The remedies are available to the plaintiff. The remedies are available to the plaintiff against the wrongful act committed by the defendant. What are defenses? The general defenses are those defenses available or those rights which are available to the defendant, claims which are available to the defendant, defenses which are available to the defendant, through which he can exclude the liability, he can get off the liability, बच सकता है, बच के निकल सकता है। डिफेंसेस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर, जहां पे आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या जनरल डिफेंसेस अवेलेबल हैं, क्या जनरल डिफेंसेस अवेलेबल हैं। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफेंस अवेलेबल है वो मैं आपसे कहना चाहूंगी, कंसेंट। कंसेंट का डिफेंस। इफ द प्लेंटिफ, क्या कहा मैंने? इफ द प्लेंटिफ consented to risk of harm either expressly or impliedly, the defendant may argue, defendant may say कि my lord ये मैंने तो नहीं किया, ये मैंने तो नहीं किया, इसमें तो प्लेंटिफ ने खुद कंसेंट दिया था, प्लेंटिफ का खुद का कंसेंट था। कंसेंट का फिर
आपका एक इम्पॉर्टेंट, यहां पे मैं आपको बता दूं, जो बेसिक आपको मैंने डिफेंसेस कराए हैं एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए। और ये जो है ये आपका किसी भी आर्टिकल को अगर आप उठाओगे ना तो देयर आर सर्टेन डिफेंसेस जिनको आप कहोगे कि यार ये तो मैच मेल मतलब मेल खा रहा है एक दूसरे से, तो उनको उस कैटेगरी में डाल के आपसे पूछा जा सकता है पैसेज में। बट वो जो 8 आपको मैंने बताए वो आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले क्या, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। उसके बाद मैंने आपको बताया था नेसेसिटी, उसके बाद मैंने आपको बताया था इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट, उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद बताया था एक्ट ऑफ गॉड विस मेजर, एक्ट ऑफ गॉड विस मेजर। फिर उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। फिर उसके बाद एक डिफेंस आपके पास अवेलेबल होता है, वो होता है आपका योर मिस्टेक, एक मिस्टेक का डिफेंस होता है। ये 8 के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके अलावा हो सकता है आपसे मिक्स एंड मैच कुछ सेपरेट करके, कुछ लिंक करके भी आपसे पूछा जा सकता है, बट उसको भी हम जनरल डिफेंस की कैटेगरी में डालेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि टॉर्ट में स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता है कोर्ट में, टॉर्ट में स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स को कोर्ट में फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। रीजन इज दैट बिकॉज in every fact and circumstances of each case, the court has to deal with different types of evidences, different types of people, different types of witnesses. So इसीलिए strict principles को हम follow नहीं करते। Similarly passage भी आपको बता रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे contributory negligence। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, when there is a negligence been committed, but it is contributory। कहने का मतलब क्या है कि नेग्लिजेंस तो हुई है बट मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। मैं केस तो फाइल करने गई हूं बट मैंने उस नेग्लिजेंस में खुद का भी, मेरा भी कंट्रीब्यूशन था। या वो जा रहा था नॉर्मली, मैं रॉन्ग साइड आ रही थी, तो यहाँ पे मैं ही जा रही हूँ डैमेजेस क्लेम करने के लिए क्योंकि मुझे चोट लग गई। भाई ठीक है, कोर्ट इस पे भी पहुंच सकता है कि हाँ नेग्लिजेंस उसने कमिट किया होगा, बट आप बताओ, आप रॉन्ग साइड आ रहे थे, क्या रीजन था, आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे। This defense asserts that the plaintiff's own negligence contributed to the harm they suffered, thereby reducing or negating the defendant's liability। सबसे important चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी या वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब हम खुद किसी चीज के लिए अग्री कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्सिंग मैच है, मैं खुद ही इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, वॉलंटरीली मैं जा रही हूँ बॉक्सिंग मैच में खेलने के लिए। अब मेरा अगर मुंह तोड़ा जाएगा या मुझे चोट लगेगी या मतलब समथिंग विच इज फोर्सिएबल मेरे साथ होता है, तो वहां पे डिफेंडेंट यानी कि जिसके खिलाफ आप केस फाइल करने जा रहे हो उसका कोई डैमेजेस नहीं, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं। द वन हु कंसेंट्स, द पर्सन हु इज कंसेंटिंग, उसको कोई हार्म नहीं हुआ। हम ये मानते हैं कि वो पर्सन, वो बंदा जिसने कंसेंट दिया उसको कोई भी हार्म नहीं कॉज हुआ। दिस डिफेंस अप्लाइज व्हेन द प्लेंटिफ विलिंगली, दिस डिफेंस अप्लाइज व्हेन द प्लेंटिफ विलिंगली, अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटरीली अपने आप को एक्सपोज करता है। किस पे एक्सपोज कर रहा है, टू अ नोन रिस्क and cannot subsequently claim damages। आपने पहले कहा कि हम खेलेंगे, जब बॉक्सिंग मैच में क्या होगा भाई, बॉक्सिंग मैच में कोई डांडिया तो नहीं खेलेगा ना, बॉक्सिंग मैच में बॉक्सिंग होगी। तो जब आपको चोट लग गई,
अब आप जाके पैसा मत क्लेम करो जाके कोर्ट में, क्यों? क्योंकि कोर्ट कहेगा समय बर्बाद कर रहे हैं। अब आपको नहीं पता था क्या बॉक्सिंग मैच में क्या होगा? यू हैव कंसेंटेड। अब इसमें कुछ एसेंशियल्स होते हैं। कोर्ट ये देखता है क्या वो वॉलंटरीली गया था, क्या वो वॉलंटरीली गया था, क्या उसका कंसेंट फोर्सफुली तो नहीं लिया, फ्रॉडुलेंटली तो नहीं लिया, क्या उसको पता था, क्या उसको नॉलेज था कि उसको क्या हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी का मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी आपको याद होगा। टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू, मैं आपको बता दे रही हूँ, देख लीजिएगा बेटा। ये है आपका, ये आपका कार रेसिंग ट्रैक, जहां पे कार रेसिंग होती है, ठीक है। बहुत सारी कार रेसिंग होती है। यहाँ पे बेटा बैठी है ऑडियंस, हर कार रेसिंग में बैठी होती है ऑडियंस, आप देखते हो, ठीक है। ये कार रेसिंग ट्रैक है, कार रेसिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है। द ऑर्गेनाइजर्स हैव ऑर्गेनाइज द कार रेसिंग इवेंट। ये लोग आए, इनको खरखरा के नहीं लाया गया है, टिकट लेके आए हैं, ठीक है। ये क्या लेके आए हैं? ये टिकट लेके आए हैं। अब हुआ क्या, ये जो कार्स है ना, ये कार्स आपस में कोलिजन हो जाता है, कोलाइड करती हैं, जिससे होता क्या है, कार उड़ती हुई जाती है और इंजर कर देती है, एक आध को उड़ा भी देती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठा, किसकी लायबिलिटी होगी? अथॉरिटीज जिन्होंने कंडक्ट कराया कार रेसिंग इवेंट, उनकी लायबिलिटी होगी। किसकी लायबिलिटी होगी? ऐसी सिचुएशन में किसकी लायबिलिटी अराइज होगी? ये बड़ा क्वेश्चन उठाया गया। कोर्ट ने यहां पे कहा द कार रेसिंग इवेंट ऑर्गेनाइजर्स shall not be held liable, इनको लायबल नहीं ठहराया जाए। कोर्ट ने कहा ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसको हम फोर्सिएबल नहीं था। ये 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी उड़ के जाए और लोगों को मार दे, इंजर कर दे, नहीं हुआ ऐसा। तो यहां पे कहा कि द कार रेसिंग इवेंट ऑर्गेनाइजर शैल नॉट बी हेल्ड लायबल। इस केस के अंदर हॉल वर्सेस ब्रुकलिन वाला केस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर मैं बात करूंगी आपसे नेसेसिटी की। देखिए टॉट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लैट में, बट मैं आपको सच बता दूं तो टॉट का ट्रेंड थोड़ा चेंज भी हुआ है। टॉट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं रहता है अब एग्जामिनर्स का। अब एग्जामिनर सोशल टॉपिक्स उठाते हैं, देखते हैं क्या स्टूडेंट्स अवेयर हैं सोशल टॉपिक से, बट यू नेवर नो कि ट्रेंड चेंज हो जाए, टॉट पूछ लें, तो आपको उससे भी प्रिपेयर्ड रहना है। तो आई जस्ट टेल एवरी स्टूडेंट कि आप मेक श्योर करिए कि आपको टॉपिक के बारे में नॉलेज हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइम वेस्ट करने लगे, बस आप इनफ टाइम दो और आगे बढ़ो। चलिए नेसेसिटी। इन द केसेस ऑफ नेसेसिटी where harm is caused but to prevent a greater harm is caused, but why the harm is caused? It is caused to prevent a greater harm. The defendant may argue that their actions were justified under the circumstances. कहा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था माय लॉर्ड। आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत ऑप्शन अवेलेबल था, मेरी जिंदगी बहुत हरियाली से भरी थी। नहीं माय लॉर्ड, मुझे भी बहुत दुविधा का सामना करना पड़ा, इसीलिए मुझे लायबल मत ठहराइए। तो ये हो गई बात आपकी नेसेसिटी की। आगे चलिए, सेल्फ डिफेंस। जी हाँ, ये सेल्फ डिफेंस का जो एक्सेप्शन है या डिफेंस है, ये आपको दोनों के अंदर मिलेगा। क्रिमिनल लॉ के अंदर भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको सिविल लॉ के अंदर भी मिलेगा। उसी तरह से आपका डिफेमेशन का कॉन्सेप्ट भी क्रिमिनल लॉ सिविल लॉ दोनों में मिलता है। सो सेल्फ डिफेंस क्या है? अगर आपको मान के चलिए कोई अटैक कर रहा है, आपको एप्रीहेंशन है कोई हमें अटैक कर देगा, मेरी प्रॉपर्टी को अटैक कर देगा, मेरे लव्ड वंस को अटैक कर देगा,
आप सेल्फ डिफेंस में क्या करोगे भाई? आपको टीप मारी तो आप टीप मार दोगे, आपको टीप मारी तो आप मान के चलो आपने थप्पड़ मार दिया, बट आपको टीप मारी इसका मतलब ही नहीं कि आप जान ले लोगे. सो इट हैज टू बी रीजनेबल ऑल्सो, इट हैज टू बी रीजनेबल ऑल्सो. सो दिस वॉज अबाउट द पैसेज 1. नाउ इसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस मैं पुटअप करूंगी. रूल्स आपको सबको पता है, रूल्स आपको सबको पता है. अभी तक की नेक्सस मास्टरी बैच के अंदर जितने भी क्लासेस हुए हैं, रूल्स यही थे कि भाई आपको कमेंट करना है क्या, जो मार्क्स आपके आ रहे हैं. मार्क्स अगर कमेंट सेक्शन में आपने शेयर नहीं करे तो फिर भाई मेरी क्लास देखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. तो कमेंट में अपना मार्क्स शेयर करो, हमें पता चले कि भाई हमारी मेहनत कितनी रंग लाई, या तुम लोग कितना मेहनत कर रहे हो, एक्चुअली कितनी मेहनत हो रही है कि नहीं है भाई. चलिए आगे आ जाइए. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है ये रहा. A pedestrian crosses the road. A pedestrian crosses the road outside of a designated crosswalk. Outside of a designated crosswalk, यानी कि designated crosswalk है, उसके बाहर वॉक कर रहा है. Now he has been hit by a speeding car. He has been hit by a speeding car. The pedestrian sues the driver for negligence. If the driver proves the contributory negligence, अगर ड्राइवर ने जो ड्राइव कर रहा है वो अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को प्रूव कर ले जाएगा कोर्ट में, अगर उसने कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को कोर्ट में प्रूव कर लिया, तब what is the likely outcome? A, driver is fully liable. A, driver is fully liable for pedestrian's injuries. B, the pedestrian is fully responsible for the accident. C, the driver's liability is reduced based on the pedestrian's negligence. And D, the driver can claim damages from the pedestrian. Now, अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया, यू विल बी सीइंग द आंसर डायरेक्टली फ्रॉम योर आईज. क्लिक करेगा आपको, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस थी. आपको एक डेजिग्नेटेड क्रॉस वॉक दिया हुआ है जहां पे आपको चलना है, जीब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है. अब आप जब ग्रीन सिग्नल हो गया, गाड़ियां चल रही है, तब आप क्रॉस कर रहे हो, आपकी भी गलती है ना, तो इसीलिए रिड्यूस हो जाएगी, या कई केसेस में एंड भी हो जाती है, कुछ लाइबिलिटी ही नहीं होती है, कुछ लाइबिलिटी ही नहीं होती है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन रीड करिए. अ प्रॉपर्टी ओनर सेट्स अप अ फेंस with a warning sign around a deep pit on their property. Warning sign was there. Despite the warning, a trespasser enters the property. A trespasser enters the property and falls into the pit. गिर जाता है. अब ट्रेसपासर क्या करता है भाई? ट्रेसपासर कौन होता है? याद है ना? A person who is entering any person's property without his permission. The property is not his. The trespasser sues the property owner for negligence. Which defense is likely to apply in this situation? Trespasser कहता है कि आपने negligence किया, ये क्या तरीका है? अरे भाई वो अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर रहा है, क्या लग रहा है आपको? A, consent as he entered with his own. B, voluntary non-fit injuria will apply. C, necessity as in all such cases it is applied. D, self-defense as and when required. करेक्ट आंसर क्या होगा? हम सब जानते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन हो जाएगा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का. रीजन क्या है? रीजन क्या है? ये एक्ट, इनका जो ट्रेसपासिंग का एक्ट है, ट्रेसपासर एंटर्ड वॉलंटरली और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉशन का सिंबल लगा हुआ था, उसको इग्नोर करके गए. लाइकली आउटकम यही है कि कोर्ट यही कहेगा कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस यहाँ पे एप्लीकेबल है और यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, कोई भी लाइबिलिटी नहीं है. ठीक है, क्लियर? क्लियर एवरीबॉडी? वेरी गुड. चलिए अब आगे आ जाइए.
Next question. During a scuffle in a crowded marketplace, Sam punches Alex. Sam punches Alex to defend himself from an unprovoked attack. To defend himself from an unprovoked attack. Alex sues Sam for assault. Which defense is likely to invoke in this case? A. No defense is available. B. Contributory negligence as why they were in a crowded place. C. Necessity as what he did was immensely important. D. Self-defense, what he did was in order to protect himself. क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? स्कफल हुआ, क्राउडेड मार्केट प्लेस था, सैम ने पंच किया एलेक्स को to defend himself from an unprovoked attack. Alex sues Sam for assault. Which defense is available? क्या लग रहा है? क्यों मारा उसने? क्यों पंच किया? सेल्फ डिफेंस में पंच किया, राइट? सेल्फ डिफेंस में पंच किया. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. जिसने डी लगाया होगा वो करेक्ट हो जाएगा. चलिए आगे आ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A doctor performs a risky surgery on a patient to save their life in an emergency situation. Despite the risks, the surgery is successful. Risks तो थे, surgery successful ही. अगर पेशेंट यहाँ पे सू करेगा डॉक्टर को नेग्लिजेंस के लिए, डॉक्टर के पास क्या कोई डिफेंस अवेलेबल होगा? क्या लगता है? ए. Doctor will be liable to pay the damages. Doctor will be liable to pay the damages. Contributory negligence as why the patient chose the wrong doctor. Necessity and the doctor will not be liable to pay the damages. Tort law does not mentions about this. बिल्कुल tort law में mention किया गया है इसके बारे में. Contributory negligence बिल्कुल भी नहीं होगा. डॉक्टर को चूज करा जा सकता है. डॉक्टर ने लाइसेंस क्यों लिया, ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है. डॉक्टर विल बी लाइबल टू पे द डैमेजेस. जी हाँ, डॉक्टर विल नॉट बी लाइबल टू बी पे द डैमेजेस. सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेसेसिटी में डॉक्टर ने किया और डॉक्टर ने एक सक्सेसफुल यहाँ पे ऑपरेशन किया है. अनसक्सेसफुल भी हो जाता पर तब भी नेसेसिटी में किया गया. डिफेंस लिया जा सकता है. एक और क्वेश्चन देखिए, ये इसका जवाब दीजिए. A company manufactures a product that carries a warning label about potential risks if not used correctly. अगर सही से नहीं यूज किया तो बहुत रिस्की हो जाएगा, जान को भी खतरा हो सकता है. A consumer ignores the warning and misuses the product and gets injured. If the consumer sues the company for product liability, which defense is likely to apply? It will be considered as strict liability. Voluntary non-fit injuria will apply. It is a pure case of absolute liability. Self-defense will apply. क्या लगता है? आपने प्रोडक्ट परचेज किया, वार्निंग हमने लिखी थी. वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया क्या कहता है? If a person consents, then no harm is done. कॉशन करके लिखा होता है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी. बी करेक्ट हो जाएगा. बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? जो भी क्वेश्चंस आपको मैं करा रही हूं, आपको उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है. बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं. ठीक है, चलिए इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन. अ पर्सन voluntarily participates in a dangerous sport activity and he gets injured due to inherent risks involved in the surgery, like I told in the boxing match. Can the person who has got injured successfully claim damages for the injury sustained during the activity? A, yes, they can claim damages. B, no, they cannot claim damages. C, they can claim damages only if wearing proper safety gear.
D, the liability falls on the organizers of the sports activity. वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, अभी अभी बताया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी बताइए. यस, बी हियर विल बी द करेक्ट आंसर. वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. ठीक है, क्लियर एवरीबडी? क्लियर ऑन दिस पॉइंट? वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. चलिए आगे आइए, नेक्स्ट पैसेज. नेक्स्ट पैसेज की ओर बढ़ेंगे, बट उससे पहले आपको याद दिला दूं, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल चुके होंगे. मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, जब मैंने आपको टॉट लॉ पढ़ाया था, कि हम लॉ ऑफ टॉट्स में टॉट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, याद है ना? क्या? सबसे पहले आपका यस, इंटेंशनल टॉट्स. इंटेंशनल टॉट्स जो कि कोर्ट के लिए डैमेजेस देने में हम कंसिडर नहीं करते हैं कि वहां पे इंटेंशन था या नहीं था, बट वो टॉट इस प्रकार का होता है कि वो उसमें इंटेंशन प्रेजेंट ही होता है, लाइक डिफेमेशन. जानबूझ के आप किसी पर्सन को डिफेम कर रहे होते, कोर्ट नहीं कंसिडर करता है टॉट में. बी, नेग्लिजेंट टॉट्स. याद आ रहा है? और सी यस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉट्स. सो इफ यू रिमेंबर द 3 टाइप्स ऑफ टॉट्स जो मैंने आपको यहां पे बताए हुए हैं, इंटेंशनल, नेग्लिजेंट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. नेग्लिजेंट टॉट्स में आपको एक चीज मैं यहाँ पे रिमाइंड करा दूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड पैसेज है. देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर, और उस ड्यूटी का क्या कर दिया? उस ड्यूटी को ब्रीच कर दिया. समझ में आ रही? तो जब ड्यूटी थी और ड्यूटी का ब्रीच कर दिया और किसी को इंजरी कॉज कर दी, भाई किसी को डैमेज पहुंचा दिया, तो यहां पे लायबिलिटी होगी कि नहीं होगी? लायबिलिटी होगी. आइए मामला देखिएगा. मेडिकल नेग्लिजेंस आजकल बहुत कॉमन है. मेडिकल नेग्लिजेंस के जो मामले हैं, हाल ही में बीएनएस जो आपका भारतीय न्याय संहिता है, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों में. अब आपको ये मेक श्योर करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपको मेडिकल नेग्लिजेंस में जो भारतीय न्याय संहिता में चेंजेस किए गए हैं, क्यों करे गए, ये आपको देखना है आज अपने होमवर्क में. ठीक है, आइए चलिए पैसेज हम लोग पढ़ते हैं. मेडिकल नेग्लिजेंस a subset of tort law pertains to situations where healthcare providers fail कर जाते, they are unable to meet the accepted standard of care, duty of care, standard of care, जिसके वजह से होता क्या है, जिसके वजह से हार्म कॉज कर देते हैं आप. यू कॉज हार्म to the patient. It is a complex and a critical area of law. Complex भी है, critical area of law है, which requires a thorough understanding of medical practices and legal principles. भाई आपने कहाँ से मेडिकल अपना जो लाइसेंस है कहाँ से लिया है? It is a big question. लाइसेंस आपने कहाँ से लिया हुआ है? भाई आपको ये भी तो पता होना चाहिए. It is a big question. So, medical practices or legal principles. In medical negligence, following elements must typically be established to prove the liability.
अब मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में हम डॉक्टर्स की लायबिलिटी की बात अगर करें तो उनको हम प्रूव कैसे करेंगे कि डॉक्टर्स को लायबल ठहराया जाए, डॉक्टर्स को लायबल ठहराया जाए, कैसे प्रूव किया जाएगा? सो ये तीन चीजें हम देखते हैं, ये तीन चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले ड्यूटी ऑफ केयर, किसकी ड्यूटी है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ड्यूटी है, अपने पेशेंट्स का ध्यान रखेंगे, अपने पेशेंट्स का केयर करने की ड्यूटी है उनकी। वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्वायरिंग देम टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट इन लाइन विद द एस्टैब्लिश्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स। जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश्ड हैं, भाई आपकी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो भी स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस दी है ना, उनको फॉलो करना होगा। देयर शुड बी अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी कि आपकी ड्यूटी थी किसकी? ड्यूटी ऑफ केयर ऑफ द डॉक्टर्स। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ड्यूटी को ब्रीच कर दिया। So a breach occurs when a healthcare provider fails to uphold the standard of care expected in a given situation. आपसे जो expectation थी आप उसको meet नहीं कर पाए। Causation, very very important. It must be demonstrated, ये बताया जाए कि ये जो breach of duty है, ये जो breach of duty है directly cause किया है उसने harm और injury to the patient. Connection है breach में और damage में, ब्रीच में और नुकसान में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, आपको मैं बता दूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डैमेजेस, पेशेंट्स मस्ट हैव सफर्ड एक्चुअल हार्म, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, बिकॉज ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस अराइज करता है इन वेरियस सिनारियोज, जैसे कि मिस डायग्नोसिस, सर्जिकल एरर्स, मेडिकेशन मिस्टेक्स, lack of informed consent, inadequate post-operative care. Proving medical negligence often involves expert testimony to establish the standard of care. कोर्ट्स के अंदर, कहां पे? कोर्ट्स के अंदर। समझ में आ रहा है मेडिकल नेग्लिजेंस? समझ में आया? तो पैसेज 2 क्या रेफर कर रहा है? पैसेज 2 सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ पे जो नेग्लिजेंट टॉर्ट्स में तुमने पढ़ा है, मामला अगर मेडिकल नेग्लिजेंस का है, मामला अगर मेडिकल नेग्लिजेंस का है तब क्या, और हाल ही में बीएनएस में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाएंगी अपने आप। तुम्हें ये मेक श्योर करना है, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस टॉपिक बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन। ठीक है, आईपीसी का भी पार्ट है, ये आईपीसी का भी पार्ट है, और आपका टॉट में भी हमने पढ़ा ड्यूटी ऑफ केयर। हमारा ड्यूटी था, हमने उसका ब्रीच कर दिया, जिसके वजह से हमने इंजरी कॉज करी, और यही डायरेक्ट रीजन था। क्या हुआ? क्या इंजरी हुई? फिजिकल हुई, इमोशनल हुई, फाइनेंशियल हुई, किसी भी टाइप ऑफ डैमेजेस कॉज करे हैं हमने। टाइप ऑफ डैमेज कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। सो पेशेंट्स ने यहाँ पे एक्चुअल हार्म सफर किया है। बात समझ आ गई ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, और इसके बाद भी आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन, एक रियल केस भी मैं लेके आई हूं आपके लिए। तो दोनों मेडिकल नेग्लिजेंस के ही मामले हैं। अब आपको जवाब देना है कि कौन सा फैक्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे, कंसिडर करेंगे, कैसे एप्लीकेशन होगा। आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अ सर्जन operates on a patient's left leg instead of right leg, leading to complications and prolonged recovery. देर में रिकवर हुआ। मेडिकल नेग्लिजेंस का कौन सा एलिमेंट जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है? ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कॉजेशन या डैमेजेस। देखिए डैमेजेस तो यहाँ पे प्रूव करने होते हैं कि फिजिकल लॉस, इमोशनल लॉस किस तरीके से हुआ है, तो डैमेजेस को कर दो इग्नोर। कॉजेशन यानी कि कनेक्शन है ब्रीच और इंजरी के बीच में, हटा दो। हुआ क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो एस्टैब्लिश करनी है कि जी हाँ, डॉक्टर ने ब्रीच कर दिया। क्या किया? डॉक्टर ने ब्रीच कर दिया अपनी ड्यूटी। उसकी ड्यूटी क्या थी? उसकी ड्यूटी थी एज अ डॉक्टर, उसको अपने पेशेंट का ध्यान रखना चाहिए था। उसने क्या किया? एक टांग की बजाय उसके दूसरे टांग का ऑपरेशन कर दिया, विच विल अल्टीमेटली लीव हिम टू पे द डैमेजेस एंड लायबिलिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स wrong medication to a patient
causing severe adverse reactions. If the patient sues the doctor for medical negligence, what must be proved? Negligence हुआ है, breach of duty हुआ है, nuisance हुआ है या damages हुए हैं? क्या लगता है यहाँ पे क्या प्रूव करना होगा? अगेन जल्दी बताइएगा, क्या लगता है? जी हाँ, ये हमें प्रूव करना होगा कि यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुआ है. द डॉक्टर हैज ब्रीच्ड हिज ड्यूटी टू टेक केयर. गलत मेडिकेशंस आप दे रहे हो भैया, आपका लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा, आपका क्लिनिक भी बंद हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए. ये देखिए, ड्यूरिंग अ सर्जरी अ नर्स फेल्स टू स्टरलाइज द इक्विपमेंट प्रॉपरली, leading to post-operative infection in the patient. Which element of medical negligence would be most relevant in this situation? A. She was not responsible as she is not paid properly. Breach of duty as it was her duty. The doctor will be held vicariously liable. Not covered in tort law. जी हाँ, बिल्कुल breach of duty था, उसकी ड्यूटी थी. अरे डेंटिस्ट के वहां बहुत ऐसा होता है. डेंटिस्ट के यहाँ अगर मान के चलिए आपने नहीं क्लीन किया वो इक्विपमेंट, क्योंकि टूल एक ही होता है, जितने भी आपके पेशेंट्स आएंगे उनके ऊपर वही टूल यूज किया जाएगा. अरे उसको स्टरलाइज करना है ना, स्टरलाइज नहीं किया तो इसका मतलब उसने अपनी ड्यूटी का क्या कर दिया? उसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच कर दिया. तो ब्रीच का एप्लीकेशन 3 केसेस में हमने देखा इस तरह से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये पैसेज रीड करिएगा, ये पैसेज आप रीड करिएगा. The appellant Jhunjhunwala was a practicing doctor since 1969 and is a qualified surgeon having expertise, especially in gallbladder cases. He was a visiting consultant to several hospitals, out of which the Lifeline Diagnostic Center and Nursing Home, Calcutta. He was the respondent to Dhanvanti Kumar, respondent 1, a resident of Calcutta, had pain in her abdomen, में pain था. Consulted the local doctor but she did not get any relief. Then she consulted Dr. Lakshmi Basu, who on examination advised her to go various medical tests. On examination of the report of the medical test, opined that her gallbladder had 2 calculi in his lumen and the same could be cured only by an operation. Dr. Basu advised her to go to laparoscopy surgery from any good surgeon and suggested the appellant, जो अपील में गए हैं. On the advice of the same, she consulted appellant Dr. S.K. Jhunjhunwala, and he advised her to get herself admitted in respondent number 2's hospital for undergoing surgery. Respondent number 1 got herself admitted and the appellant performed the laparoscopy and open surgery, removed the gallbladder, remove कर दिया. Thereafter she was in the hospital for about a week and discharged. The appellant, denying the allegations, contended that he, after examining her to go for surgery of gallbladder, which may even include removal of gallbladder, and also the appellant stated that after starting the laparoscopy surgery, he noticed swelling, inflammation and adhesion on a gallbladder, and thereafter he came out of the operation theatre and disclosed these facts to her husband. उनके husband को बता दिया only, and told him कि सिर्फ conventional procedure से surgery हो पाएगी और उसको हटाने के लिए. Husband ने कहा ठीक है आप कर सकते हैं. Husband agreed for the option suggested by the appellant, and appellant accordingly performed conventional surgery and also denied the allegation of any kind of negligence or carelessness, inefficiency in performing surgery on respondent 1, and stated all kind of precautions to the best of ability and capacity which were necessary to perform surgery were taken by him and by the team of the doctors. ठीक है, इसको 2x करके मत पढ़ना क्योंकि मैंने 2x करके ही बोला है. यूजुअली आपको इतना बड़ा पैसेज नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे क्योंकि हम केस के फैक्ट्स देख रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. The respondent number 1 on December 1997 filed a complaint under Section 10 of Consumer Protection Act against the appellant's respondent 2, claiming compensation for lost mental suffering and pain suffered by her throughout the surgery on account of negligence of the appellant in the performing the surgery of her gallbladder, on accounts that she had never given a consent for performing general surgery of gallbladder. और ये कैसे ऑपरेशन आपने यहाँ पे कर दिया मेरा, ये क्वेश्चन उसने यहाँ पे रेज करे इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर. ठीक है, चलिए. The State Commission dismissed the complaint filed by the respondent 1, finding merits in the case, no merits in the case on the basis of the adduced evidence of the parties in support of the respective cases set up in their pleadings. Aggrieved by the order of the respondent, approached the National Commission. The National Commission allowed the appeal filed by the respondent. ये आप आगे रीड कर लीजिएगा, ये पूरा सिचुएशन था. अब आप बताइए
क्या लगता है? पहला क्वेश्चन, whether the appellant is negligent or is carelessness or efficiency in performing the surgery, क्या लगता है? क्या यहाँ पे डॉक्टर साहब से कोई गलती हुई? एपेलांट जो डॉक्टर अपील में गए, उन्होंने डैमेजेस क्लेम करे, फिर वो अपील में गए, क्या उन्होंने कोई गलती करी? नो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए यस, बी नो। तो यहाँ पे 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, यस वाले। नो एज ही हैड द अथॉरिटी एंड टुक द ड्यूटी टू टेक केयर, नहीं। डी इज मोर एक्यूरेट आंसर, नो एज ही हैड द कंसेंट एंड देयर वाज नो मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। As he had the consent and there was no misconduct and negligence on his part, he had the authority under necessity as well. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये in ensuring justice between the parties, what aspect might the court focus on to remedy the potential harm to the doctor's professional reputation? हॉस्पिटल का रोल क्या रहा है उसका, सर्जरी का इम्पैक्ट क्या होगा पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, डॉक्टर्स कंप्लायंस विद मेडिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस। कोर्ट का फोकस क्या रहेगा? कोर्ट मेक श्योर करेगा वो सभी एविडेंसेस को रिव्यू करेगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोर्ट का काम क्या होता है? ये नहीं असेस करेगा डॉक्टर का कंप्लायंस, ये नहीं देखेगा इम्पैक्ट क्या है, ये नहीं देखेगा, बट वो एविडेंसेस को रिव्यू करेगा रिगार्डिंग द सर्जरी। सर्जरी में क्या क्या हुआ था, क्या कुछ गड़बड़ हुई थी, नेग्लिजेंस था कि नहीं था, ये कोर्ट क्या करेगा? ये कोर्ट मेक श्योर करेगा कि ये कोर्ट चेक कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which aspect of the National Commission's judgment Supreme Court might focus on to determine the fairness and justice in the case? ये सुप्रीम कोर्ट का केस था। क्वांटम ऑफ डैमेजेस, क्या डैमेजेस कितने देने हैं? सुप्रीम कोर्ट will determine according to the facts and circumstances, evidentiary standard. It will not be mandatory on the Supreme Court to decide according to the National Commission's judgment. Supreme Court might free the doctor from the doctor appellant from the liability. D here is the correct answer. यही किया सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली एंड में। इसका जवाब दीजिएगा। Which legal principle would the Supreme Court consider in evaluating whether the appellant's decision to switch from laparoscopic to conventional was justified? Doctrine of informed consent, doctrine, principle of medical necessity, standard of care, डॉक्टर इंटरलोक्यूटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मेडिकल नेग्लिजेंस नेसेसिटी के मामलों में इमरजेंसी सिचुएशंस में क्या होता है? इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वो आईपीसी में भी एग्जेम्प्टेड होते हैं, टॉर्ट लॉ में भी एग्जेम्प्टेड होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर रेफर करना है, पूरा जजमेंट यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं, आपको यहाँ पे नोट्स में मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम आज का सेशन एंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पे हमारा नेक्सस मास्टरी जो है वो एंड हो गया, बट बहुत ही प्यारे नोट पे एंड हुआ है। आई होप कि आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आए हों और आप फोड़ने वाले हो एग्जाम को। क्या करना है आपको एग्जाम को एकदम फोड़ना है, एकदम फोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो मेहनत आपने करी है, जो विश्वास आपके पेरेंट्स ने आप पे दिखाया और हमने आप पे दिखाया है, ये रीजन है कि आप आज को हमारी ये वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि आप कुछ अचीव करना चाहते हो लाइफ में और हम आपके साथ खड़े हैं आपको गाइड करने के लिए। आपका काम क्या है? मेहनत करना। मेहनत नहीं करी तो पिटाई होगी बेटा। ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अगर किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में रेज कर देना बेटा। हम आज के सेशन को एंड करेंगे, मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, अलविदा फ्रॉम माय साइड।